हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पारितंत्र। ठीक है। पारितंत्र है जो ये हमारे पास में कहाँ से आया है, किस भाषा का वर्ड है और किसने इसकी जो सबसे पहले खोज की थी, इस टाइप से और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ओइकोस हो गया है हमारे पास में, एक लॉजी हो गया है। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ओइकोस का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है घर होता है, और लॉजी आप लोगों को सबको पता है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि घर के बारे में अध्ययन, जो इसका ओवरऑल हमारे पास में फुल हो जाएगा कि घर का अध्ययन। इकोलॉजी का अर्थ होता है कि घर का अध्ययन। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे है शाब्दिक अर्थ के अनुसार क्या है। इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन करना है। ठीक है। जो पेड़ पौधे हो गए हैं, मनुष्य हो गए, जंतु, इनके हम एक प्रकार से घर के रूप में अध्ययन करना है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ये ही एक साथ रहते हैं। और जर्मन का जो एक साइंटिस्ट से जिनको हम आंस्टर हक्कल कहते हैं, आंस्टर हक्कल, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम 1869 में ओइकोलॉजी, आप लोग देख लो ये ओइकोलॉजी है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने। ओइकोलॉजी शब्द का, इन्हीं को इसका ज्ञाता माना जाता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये सारा डाटा है जो एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग भी वहाँ से भी देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो। फिर इसके बाद है जो जीवधारियों को हम जैविक कहते हैं, मतलब जो हमारे पास में सांस लेते हैं, चल फिरते हैं। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं। ठीक है। और अजीव के अंदर क्या आ जाते हैं? जो भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण मतलब टेम्परेचर हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, जल हो गया, वायु हो गया, इस टाइप से जो सारी चीज़ें हैं ये भौतिक वातावरण के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। फिर इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना है जो पारिस्थितिकी है। अतः जीवधारियों का आपस में व उनके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंध को ही जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक है उसी को वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सिंपल पारिस्थितिकी तंत्र है जीवधारियों और जो हमारे पास में भौतिक पर्यावरण है उन दोनों का आपस में जो मिला जुला तालमेल है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आप लोगों को यहाँ से इम्पोर्टेंट रखना है कि जो ये किस भाषा से आया है हमारे पास में, तो ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसके जो अर्थ है हमारे पास में, एक ओइक है, ओइक से इसका घर हो जाता है, लॉजी मतलब जिसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम पारितंत्र के प्रकार। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारितंत्र के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं। मुख्यतः दो प्रकार का पारितंत्र है, एक स्थलीय पारितंत्र होता है और एक हमारे पास में जलीय पारितंत्र होता है। ठीक है। तो स्थलीय पारितंत्र है तो इसको बायोम, पुनः दो बायोम है, मतलब जो बायोम है उनके अंदर हम डिवाइड करते हैं। और बायोम क्या होता है, बायोम के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अतः विशेष पारिस्थितिकी में पादप और जंतुओं के अंतः संबंध के कुल योग को हम बायोम कहते हैं। ठीक है। जो स्थल के ऊपर है, स्थलीय पारितंत्र था, उसको अगेन दो पार्टों में बांटा गया था, जिसके अंदर हमारे पास में बायोम, जिसको कहते हैं बायोम, बायोम के अंदर क्या आता है? पादप और जंतुओं के अंतर संबंध के कुल योग को बायोम कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? वर्षा हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब हमारे पास में कुछ मुख्य पारितंत्र हैं जो अभी मैंने ऊपर बताया था। जलीय पारितंत्र हो गया, एक सतल पारितंत्र हो गया, एक जल पारितंत्र। इनमें कुछ मुख्य एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मुख्य पारितंत्र जैसे जो सतल पारितंत्र है उसके अंदर एग्जाम्पल है, ये बता रहा हूँ मैं। तो वन हमारे पास स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल हो गया, घास हो गया, घास के क्षेत्र हो गया है, मरुस्थल हो गया है, एंड टुंड्रा पारितंत्र, ये हमारे पास में स्थलीय पारितंत्र के कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं हम जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को दो प्रकार से अलग से बांटा हुआ है, जिसके अंदर एक तो समुद्री पारितंत्र हो जाता है और एक ताजे जल का पारितंत्र हो जाता है। ताजे जल और समुद्री जल में अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? अब समुद्री जल में जो पारितंत्र है सबसे पहले वो महासागरों का जल हो जाता है। अब फिर हमारे पास में ज्वारनोन्मुख हो जाता है, प्रवाल भित्ति हो जाता है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो हमारे पास में समुद्र के नीचे नीचे जो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के कुछ वो बने हुए होते हैं, मकान से मतलब
समुद्र के नीचे बने हुए होते हैं। आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ वो भी। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। जो प्रवाल भित्ति है ये शैवाल श्रेणी समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो शैवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। जो शैवाल वगैरह हैं उनके द्वारा छोड़ा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है उसके द्वारा निर्मित होती है। ये छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। तो आप लोगों को ये चित्र दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर। तो ये समुद्र के नीचे होता है, खारे जल के अंदर होता है। ये भी पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास में प्रवाल भित्ति है ये कहाँ कौन से जल में होती है, तो ये खारे जल में होती है, समुद्र के जल में। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेटलैंड की। इसके बारे में भी बता देता हूँ। वेटलैंड हमारे पास में आर्द्र भूमि या नमी भूमि वाली जगह को कहते हैं, हिस्से को कहा जाता है जो पानी और ज़मीन के आसपास मिलता है। ठीक है, यहाँ पानी है फिर ये ज़मीन हो गई है, तो आपस में जब यहाँ से मिलते हैं तो पानी अंदर चला जाता है ज़मीन में, तो नमी आ जाती है। इस टाइप की भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति की बात हो चुकी है हमारे पास में। अब बात आ जाती है ताजे। ये हमारे पास में खारे पानी की बात थी। महासागर हो जाता है, ज्वारोन्मुख हो जाता है, प्रवाल भित्ति हो जाती है, खारे पानी में होते हैं। फिर ताजे पानी का जो स्रोत है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ताजे पानी के पारितंत्र की बात कर देते हैं। हमारे पास झीलें हो जाती हैं, तालाब हो जाती हैं, सरिताएँ हो जाती है, कच्छ व दलदल हो जाता है। ये सब चीज़ हमारे पास में ताजे पानी की जो पारितंत्र है वो है। ठीक है, और क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि खारे पानी का जो पारितंत्र है इनमें से कौन सा है, तो ये हमारे पास खारे पानी के तंत्र हो जाते हैं, पारितंत्र हो जाते हैं। और जो स्वच्छ पानी के पारितंत्र हैं ये हो जाते हैं। फिर घास जो सतल वाले पारितंत्र हैं ये हमारे पास है, घास वन हो गया, घास के क्षेत्र हो गया, मरुस्थल हो गया, टुंड्रा हो गया है। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्रों में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। जो पारितंत्र है वहाँ पे जैविक कारक भी होते हैं, अजैविक कारक भी होते हैं। ठीक है, तो अजैविक कारक और भौतिक कारक किसको कहते हैं हम, इसके हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमारे पास में तापमान हो गया है, वर्षा हो गया है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, मृदा की स्थिति हो गई। इसको हम अजैविक में जो भौतिक कारण है वो कहा जाता है। ठीक है, फिर अजैविक के अंदर ही अकार्बनिक भी आ जाता है। अजैविक में अकार्बनिक तत्व जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जल हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटासियम आदि ये सब शामिल है अकार्बनिक तत्वों में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जैविक कारकों की। तो जैविक कारक हमारे पास में उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक तो हमारे पास पेड़ पौधे हो जाते हैं, और उपभोक्ता है जो वो प्रथम, द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता होते हैं, तथा घटक शामिल होते हैं। ठीक है, जो अपघटक होते हैं वो शामिल होते हैं। अपघटक मतलब कौन से होते हैं, जो मृत जीवों को, पेड़ पौधों को खत्म करके वापस से पृथ्वी में मिला देते हैं, मतलब हमारे वायुमंडल में ही मिला देते हैं। उत्पादकों में हरे पौधे को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो सूर्य का प्रकाश है खाद्य श्रृंखला के लिए इम्पोर्टेंट कड़ी का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। जैसे हिरण हो गया, बकरी, चूहे, और ये सभी पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो पौधों पर निर्भर करते हैं उनको हम शाकाहारी भी कहते हैं, और वही हमारे पास में प्राथमिक श्रेणी वाले उपभोक्ता हो जाते हैं। फिर बात करते हैं द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता की। तो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो वो मांसाहारी हो जाते हैं। इसके अंदर सांप आ जाता है, बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है आदि, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताए हैं ये केवल द्वितीयक उपभोक्ता ही हैं, ये कई बार तृतीयक उपभोक्ता भी बन जाते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता कैसे बन जाते हैं मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर मांसाहारी। अभी हमारे पास में यहाँ भी मांसाहारी की बात करी थी, फिर मांसाहारी की बात करते हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, वो भी तो मांसाहारी होते हैं, मतलब उनको हम कहते हैं उच्च स्तर के मांसाहारी, टॉप कॉर्निवायरस कहते हैं। तो ये हमारे पास तृतीय स्तर के वो हो जाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता हो जाते हैं। जैसे बाज और नेवला, तो बाज और नेवला किसको खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं, तो उच्च श्रेणी के उत्पादक वो हो गया हमारे पास में उपभोक्ता। फिर बात करते हैं अब घटक की बात कर लेते हैं।
यहाँ से अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता दिया था। जैसे हमारे पास में कौवा है, कौवा भी मरे हुए जीवों को भी खा लेता है। गिद्ध भी होता है। ये एनसीईआरटी में से लिया है, मैंने खुद से नहीं बनाया, कभी आप लोग सोचो, ठीक है। तो कौवा वैसे तो रोटियां भी खा लेता है, और ये हमारे पास में जो मरे हुए चूहे वूहे होता है, जिंदे चूहों को भी खा लेता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव मृतों को अपघटित करते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो जो हमारे पास में अपघटक होते हैं क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, वो मृत चीज़ों को, पेड़ पौधों को और जंतुओं को, उन सबको सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपघटक के प्रत्येक स्तर पर जो मृत जीवों पर ही निर्भर रहते हैं, ये आप लोगों को पता है। जैसे जैसे ये अपघटक मृत कारकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरकता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ऊपर भी अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली लाइन में, ये हमारे पास में ये सरल पदार्थों में डिकम्पोज कर देते हैं, ये था। और यहाँ पे भी कार्बनिक अकार्बनिक और अवयवों में उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता के लिए उसमें परिवर्तित कर देते हैं। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला। जो पारितंत्र के जीवाणु वगैरह होते हैं खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा, अब बताता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। पौधों पर एक कीड़ा जीवित रहता है, उसको कौन खा जाता है, मेंढक खा जाता है। तो मेंढक क्या हो गया, फर्स्ट उपभोक्ता हो गया है। और ये हमारे पास में जो पेड़ पौधे हैं, सॉरी एक सेकंड, जो हमारे पास में पेड़ पौधे हैं, ये हमारे पास में उत्पाद हो गए हैं, उत्पाद कहते हैं जिसको। फिर हमारे पास में जो कीड़ा है, ये हमारे पास फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। फिर उसके बाद जो मेंढक है, ये सेकंड उपभोक्ता हो गया। फिर उसके बाद में सांप है, देखो ये थर्ड उपभोक्ता आ गया है। मैं कह रहा था कि सांप वगैरह होते हैं जो थर्ड उपभोक्ता भी बन जाते हैं, कोई वो नहीं है कि फिक्स होगा, ठीक है। तो ये हर किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग होते हैं। और इससे जो मैंने सबसे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था, क्या कैसा होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मेंढक को, सांप को कौन खा जाता है, सांप बाज के द्वारा खा लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 नंबर का उपभोक्ता हो गया है, बाज को उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहा गया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद में जैसे बाज मर जाएगा तो बाज को मरने के बाद में कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। और फिर और हमारे पास में गिद्ध वगैरह हैं, वो भी मृत जीवों को ही खा जाती हैं। तो इस प्रकार से वापस से ये वायुमंडल में मिल जाता है। और उसके बाद में हमारे पास में फिर से एनर्जी का पादपों के लिए ऊर्जा वगैरह का काम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण या फिर प्रभाव होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। एग्जाम में आ सकता है कि हमारे पास में जो खाद्य श्रृंखला है, यहाँ पे एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर हमारे पास है खाद्य श्रृंखला पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो खाद्य श्रृंखला है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे पास में चूहा है, चूहा को कौन कौन खा सकता है, यहाँ पे हमारे पास में कौवा भी चूहा को खा लेता है, ठीक है। सांप भी खा लेता है चूहा को, और बाज भी चूहा को खा लेता है। इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और जो बाज होता है वो तो सांप को भी खा लेता है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये इस प्रकार का जो जाल फैला हुआ है, इस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है, खाद्य जाल कहते हैं। वो ऊपर वाली खाद्य श्रृंखला थी जो एक स्ट्रेट वे में चलती है, ठीक है। पहले घास फूस आ जाती है, फिर हमारे पास में चूहा आ गया है, फिर हमारे पास में यहाँ पे सांप आ जाता है, फिर हमारे पास में बाज आ जाता है। जब हमारे पास में खाद्य श्रृंखला एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, गति करती है, एक ही डायरेक्शन में गति करती है, तो उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जब हमारे पास में जैसे चूहा के लिए और भी ऑप्शन निकल के आ जाते हैं कि इसको हम बाज, यहीं से डायरेक्ट बाज भी खा सकता है, और भी हमारे पास जैसे सांप को फिर बाज खा जाता है। इस टाइप से अगर कई एग्जाम वो निकल के आते हैं, ऑप्शंस निकल के जाते हैं, तो उसको हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, जो खाद्य जाल है हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चराही खाद्य होते हैं जिसको हम ग्रीन जी फूड चेन कहते हैं, और एक होता है अपरद खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है। चराई जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो पेड़ पौधों से आरंभ होती हैं और मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती हैं, ठीक है।
और फिर हमारे पास में जो अपरद हैं, ये अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत, ठीक है, जो मृत पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पर निर्भर होती है और कार्बनिक पदार्थों का अपशिष्ट सम्मिलित होता है इनके अंदर। और फिर जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीजन व जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेने के बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। और ये हमारे पास में, ये जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ पे ये, एक सेकंड आप लोगों को ऑप्शन से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे भी है कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होती है। तो कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक मंडल में सम्मिलित होता है। तो इनमें से जैविक मंडल में कौन सम्मिलित होता है, यहाँ पे केवल पौधे हैं, केवल प्राणी है, या सभी जैव व अजैविक जीव, या फिर सभी जीव जीवित। जो जीवित जीवों की बात कर रहा है तो हमने ऊपर पढ़ा था, सभी जैविक और अजैविक जीव होते हैं जो हमारे पास जैव मंडल में सम्मिलित होते हैं या फिर पारितंत्र में सम्मिलित होते हैं। फिर बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो ऑप्शन हमारे पास प्रेरी है, स्टेपी है, सवाना है, और इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से भी जाना जाता है, जो दूसरा नाम है वो सवाना है, ठीक है। और ये तो है उष्ण कटिबंधीय। जो शीतोष्ण कटिबंधीय उनको हम स्टेपी के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय को स्टेपी के नाम से जानते हैं। फिर है, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहा अंश के साथ में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, तो वो लोहे के ऑक्साइड बनाते हैं। जब लोहा और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो लोहा ऑक्साइड बनेगा। फिर है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो जल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो ये हमारे पास में इसकी आंसर की दे रखी है, मैंने बना दी थी। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इससे पहले इसका भी पूरा लिखा हुआ है जो भी थ्योरी है, लेकिन उसको छोड़ो, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। यहीं पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस है। इस वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत होती है जो महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ये वाली परत है अप टू 10 किलोमीटर तक की, ये क्षोभ मंडल है। यहीं पे हम जो वायु, जो इंसान है वो जीवित रहता है, यहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे इस जगह पे ही जो मानव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी करेक्ट हो जाता है, मानव के लिए अच्छी क्षोभ मंडल है। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिका, महीन मिट्टी किस में संबंधित है, किससे संबंधित है। जो ये सब चीज़ें क्या है, ना तो एक गैस है, क्योंकि हमारे पास में राख है, वहाँ पे तो धूलकण वगैरह हो जाते हैं, धुएं की कालिमा में भी धूलकण हो जाते हैं, ज्वालामुखी समुद्री नमक होता है, ये सब धूलकण के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे पास में 120 मीटर ऊपर जाने के बाद में ख़त्म हो जाती है। फिर बात करते हैं, हमारे पास में जो जलवाष्प होते हैं, आप लोगों को ये चीज़ और दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे है, जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प है, पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। यहाँ पे 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो जल वाष्प है पृथ्वी की एक 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास में वायुमंडल के अंदर ओजोन परत है वो 10 से 50 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है, जो हमारे पास समताप मंडल के अंदर होती है। ये पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो उनको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और
यहाँ पे हमारे पास में ये भी आप लोग याद कर सकते हो कि 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घट जाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरणों के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी का कारण बनती है? तो ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो सौर विकिरण होती हैं उनको तो आ जाने देती है, अपने अंदर से आर पार हो जाने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है उनको अपने अंदर से आर पार नहीं जाने देती। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और तैयारी करते रहिए।